Non-profit organization is a very important topic. It is very much close to incomplete records. Those who have good knowledge of incomplete records, they can easily manage this topic. Anyhow, let me start from the very beginning. Non-profit organization. This is basically NGO type of work or clubs. इसमें दो important type की companies आती हैं. Number one, इसमें clubs भी शामिल हैं, इसमें NGOs भी शामिल हैं. जब मैं क्लब्स की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं ड्रीम वर्ल्ड की, मैं बात कर रहा हूं जिम खाना की, मैं बात कर रहा हूं कराची क्लब की, और जब मैं एनजीओ की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं सैलानी वेलफेयर की, मैं बात कर रहा हूं एधी की, मैं बात कर रहा हूं चीपा की, where the purpose is not to earn profit but to provide services. ये दोनों के दोनों में जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग सेम होती है. इन दोनों टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहूंगा मैं, कंपनी नहीं कह रहा, ये बिजनेस नहीं है. एनजीओ इज नॉट अ बिजनेस, बट इट डू हैव प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. एग्रीड? इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एनजीओस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं हो सकता. तो आइए कुछ टर्म डिफरेंसेस देखते हैं. टर्म डिफरेंसेस, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ. इसके अंदर दोनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशन शामिल होंगी, जिसमें क्लब्स भी होंगे, इसमें एनजीओस भी होंगी, लेकिन हम कहते हैं इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इनकी अकाउंटिंग एक तरीके से होती है. आइए, जिसको हम कैपिटल कहते थे उसे ये कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड. जिसे हम कैपिटल कहते हैं, ओनर की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल निकालने का तरीका एसेट माइनस लायबिलिटी होता है. इसी तरह एक्यूमुलेटेड फंड होता है. यहाँ बहुत सारे लोग मिलकर कोई एनजीओ, कोई क्लब, कोई वेलफेयर, कोई ट्रस्ट बनाते हैं. हॉस्पिटल कायम कर सकते हैं, स्कूल कायम कर सकते हैं. राइट मेरा बेटा? नेक्स्ट, कैश एंड बैंक. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश एंड बैंक, दोनों का फंक्शन सेम है. हम प्रॉफिट नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? सरप्लस. हमें मुनाफा नहीं हुआ, हमारे पास कुछ अमाउंट ज्यादा है, सरप्लस. इसी तरह अगर नुकसान हो गया तो हम लॉस नहीं कहते, क्या बोलते हैं? डेफिसिट. कुछ हमारे पास कमी रह गई है. इनकम स्टेटमेंट की जगह नया नाम आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. So without wasting further time, we are moving towards steps. Steps are so important. Almost आपका पूरा टॉपिक इन स्टेप्स में कवर हो जाएगा. आपका पूरा टॉपिक इन स्टेप्स में कवर हो जाएगा. पहला स्टेप, एक्यूमुलेटेड फंड एट स्टार्ट. कैसे निकालते हैं? सिंपल एसेट माइनस लायबिलिटीज. सेकेंड स्टेप, प्रिपेयर बार इनकम स्टेटमेंट. सबको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा है? मैं स्टेप्स कवर कर रहा हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के. Are you there? Are you there? So हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं. जरूरी नहीं है कि तमाम स्टेप्स हर सवाल में फॉलो हो. किसी क्वेश्चन में एक स्टेप यूज हो रहा, दो स्टेप यूज हो रहे होंगे, किसी में 4 स्टेप यूज हो रहे होंगे, किसी में 5 स्टेप यूज हो रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. सबसे पहली बात तो आपको याद है, यू विल बी फेसिंग 5 क्वेश्चंस इन P2. एवरीबॉडी, you will be having 5 questions in your P2 paper, and each of them carries same 20 marks. 19 मार्क्स, 21 मार्क्स हो सकता है, लेकिन एवरेज आप याद रखिएगा 20 मार्क का ही क्वेश्चन बनता है.
तो हो सकता है वो सारी रिक्वायरमेंट, सारे स्टेप्स एक साथ ना पूछे। तो बार इनकम स्टेटमेंट सिंपल इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, एज परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सारा इनकम स्टेटमेंट बनेगा। लेकिन बार के लिए सर बार क्या होती है बेटा, आपको कुछ उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल शॉप होती है। कभी वो शॉप का नाम लेगा, कभी रेस्टोरेंट का नाम लेगा, कभी रिफ्रेशमेंट का नाम लेगा, कभी कैफे का नाम लेगा। तो क्लब्स के अंदर जहां वो अपनी सर्विसेज कर रहे होते हैं, वहां वहां वो लोग कोई दुकान भी चला रहे होते हैं, कोई रिफ्रेशमेंट टक शॉप, चाय वगैरह का शॉप, स्टॉल, तो उसका अलग से इनकम स्टेटमेंट बनता है। उसको कहते हैं बार, उसका अलग प्रॉफिट और लॉस होगा उस दुकान का। एक क्लब है, क्लब अलग है, क्लब के अंदर दुकान है। ड्रीम वर्ल्ड आप सब गए होंगे, वहां पे ढाबा होटल है, कैफे लगून है। इसी तरह एक थर्ड उनके यहाँ रेस्टोरेंट है, 3 रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट है वहां पर। चौथा वहां पर पानी वगैरह की भी, जूसेस वगैरह की भी शॉप है। और आजकल बेकरी भी खुल चुकी है उनकी 1-1.5 साल से ड्रीम वर्ल्ड के अंदर। तो उसका अलग सेल होगी, उसकी अलग परचेज होगी, उसकी अलग इन्वेंट्री होगी, उसका अलग प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। और स्टेप नंबर 3, उसी बार के लिए कभी कभी आपको परचेज फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड purchases of bar we may have to prepare account payable. स्टेप नंबर 4 सबसे अहम है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। द मेन सोर्स ऑफ एनी क्लब एंड सोसाइटी इज सब्सक्रिप्शन। लाइक आप कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन करते हो तो उसकी मंथली फीस होती है 1500 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, उसकी कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन की फीस है। हमारे यहां वो एनुअल सब्सक्रिप्शन कहलाती है। इट इज सिंपली द रजिस्ट्रेशन फीस विच इज टू बी पेड एनुअली और मंथली। मेंबर के लिए वो कॉस्ट है, क्लब के लिए वो इनकम है। नेक्स्ट स्टेप, ये नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनता है फॉर नॉन करंट एसेट, टू कैलकुलेट, टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन, to calculate or find out depreciation. All right, then you are to prepare income and expenditure account and statement of financial position. तो ये आपके पास टोटल 7 स्टेप्स। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम सब लोग, तो इसमें 2 बातें समझना बहुत जरूरी है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। Subscription in arrear is a current asset. Subscription in advance is a current liability. All right. So according to the format, arrear is an asset. Arrears brought down is on the debit side. Arrears carried down is on the credit side. Being a liability in advance is a liability, brought down is on the credit side. हर liability credit side पर होती है brought down, advance brought down, advance carried down। और सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज है जो क्लब को रिसीव होती है। तो डबल एंट्री क्या बनेगी जब रिसीव होगी? तो कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ये वाली एंट्री बनेगी जब आप सब्सक्रिप्शन रिसीव करोगे, कैश या बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। चाहे आपको पुराने वाले पैसे मिल रहे हो, चाहे आपको इस साल वाले ड्यूज मिल रहे हो, या फिर आपको अगले साल वाले सब्सक्रिप्शन मिल रहे हो, इन ऑल 3 केसेस सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमेशा हमारा क्रेडिट होगा। चाहे हमारे पास पिछले साल की पेमेंट आ रही हो,
या इस साल की पेमेंट आ रही हो या नेक्स्ट ईयर की। भाई मेंबर्स है ना, कुछ मेंबर लेट पे कर रहे होंगे, कुछ पेमेंट ऑन द टाइम कर रहे होंगे, कुछ अगले साल की भी पेमेंट कर रहे होंगे, तो उसका अकाउंट इस तरह बनेगा। बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकाल लो। आज मेरा काम है आपके लिए स्टेप्स क्लियर करना। ये 7 स्टेप्स हैं, आइए मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। दीज आर द टोटल स्टेप्स अगेन। नंबर 1, कैपिटल एट स्टार्ट, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सब मेरे साथ हैं? स्टेप नंबर 1। देन स्टेप नंबर 2, आर यू विद मी? स्टेप नंबर 2, बार इनकम स्टेटमेंट, yes sir ji. So step number 2, bar income statement, sales, cost of sale, opening inventory, add purchases, less clothing inventory, ये normal income statement बन रही है आपकी। Agreed? खास ख्याल रखिएगा कि यहां सिर्फ कौन से एक्सपेंस आएंगे? बार एक्सपेंस, क्योंकि हम सिर्फ क्या निकालेंगे? बार सरप्लस या बार डेफिसिट। इसमें कोई और चीज फाइंड आउट नहीं होगी, सिर्फ बार का प्रॉफिट या बार का लॉस। बार मैंने बता दिया शॉप। और परचेज फाइंड आउट करने के लिए, परचेज के लिए अकाउंट पेबल अकाउंट बनेगा, ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन अमाउंट पेड। यहां से हम परचेज फाइंड आउट करेंगे, जो परचेज हम कहां लेके जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में। आई रिपीट, सिंपल बार ट्रेड पेबल बनेगा। लायबिलिटी अकाउंट है, इसका हर लायबिलिटी का ब्रॉट डाउन किस तरफ होता है? क्रेडिट साइड पर होता है। ब्रॉट डाउन कैरी डाउन अमाउंट पेड, बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस, परचेज निकाल लो। ये परचेजेस यहां फिट होंगी, जाकर बार इनकम स्टेटमेंट में फिट हो जाएंगी। ये स्टेप नंबर 3 है हमारा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 मैं भी समझा के आया हूं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। स्टेप नंबर 5, नेट बुक वैल्यू अकाउंट। सर ये एसेट है लायबिलिटी है? एसेट। ये हमारा एसेट है लायबिलिटी है? नॉन करेंट एसेट, नेट बुक वैल्यू एसेट है सर। तो ब्रॉट डाउन कहां पर होगा? डेबिट साइड। कैरिड डाउन ऑपोजिट साइड। जो खरीदा है वो डेबिट, जो बेचा है वो क्रेडिट। दैट्स ऑल। आई रिपीट, 4 स्टेप हैं। ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, जो नया आया है वो यहां डेबिट, जो गया है वो यहां डिस्पोजल क्रेडिट। अब बीच में जो वैल्यू डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन। बोले क्या बात है? Today my purpose is just to elaborate the steps. I'm not going for questions today. After this हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का फॉर्मेट देख लें। 2 कॉलम बनाएंगे हम। इनकम्स की हेडिंग आएगी ऑल इनकम्स टुगेदर, 1 2 3 4, जितनी भी इनकम्स होंगी वो सब प्लस हो जाएंगी। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स की हेडिंग आएगी और तमाम एक्सपेंडिचर्स हम लिस्ट डाउन कर देंगे। डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मोस्ट मिसलेनियस, जो भी एक्सपेंस होंगे वो सब एक साथ प्लस हो जाएंगे। टोटल इनकम्स में से टोटल एक्सपेंस माइनस होगा। पॉजिटिव आया तो सरप्लस। अब ये पूरे क्लब का निकल रहा है। नेगेटिव आया तो डेफिसिट। ये पूरे क्लब का फाइंड आउट करेंगे हम, सरप्लस या डेफिसिट। राइट हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द लास्ट स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
नॉन करंट एसेट्स, एक हो दो हो सब आ जाएंगे। सिमिलरली करंट एसेट्स, आमतौर से कौन कौन से करंट एसेट होते हैं इसमें? इन्वेंट्री होती है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ये हमारा करंट एसेट है। बैंक, कैश, प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, सब ऐड होंगे इसके अंदर। इनको हम प्लस कर लेंगे, ये हमारे टोटल एसेट्स हो गए। कैपिटल की जगह यहां पर क्या आता है? एक्यूमुलेटेड फंड। सरप्लस हुआ तो ऐड हो जाएगा, डेफिसिट हुआ तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद सिंपल अगेन नॉन करंट लायबिलिटी है तो वो आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज वो आ जाएंगी। करंट लायबिलिटी में बताना चाह रहा हूं, एक तो ट्रेड पेबल नॉर्मल हमारी करंट लायबिलिटी है ही, इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सो इस तरह हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारे क्लब्स का। इसमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम या इशू आ रहा है तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा।